हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स जो है उसका प्रश्न पत्र नंबर 2 इसको हम हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न पत्र नंबर 1 उसको हल करके आपको दिखाया था और जो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करे थे और आपको बताया था कि जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है उसमें यदि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से उनको हल करना है। तो इस प्रश्न पत्र में भी 40 अंकों के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उनको हल करेंगे। तो देखते हैं, पहले कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनको किस तरीके से हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। देखिए, संख्या रेखा जो होती है उस पर हमें बताना है कि प्रत्येक बिंदु जो होता है वो किस तरीके की संख्याओं को दर्शाता है। जैसे ही मान लीजिए हमने एक संख्या रेखा यहाँ पर बना दी है, यदि हम सेंटर की बात करें तो हम बीच में 0 ले लें। फिर हम देखते हैं, हम 1 2 3 सभी संख्याओं के बीच में समान अंतर होता है, तो बराबर बराबर दूरी पर हम इस तरीके से बना लेते हैं। क्या हम ये देखें कि क्या ये इन संख्या रेखाओं पर क्या 1 2 3 केवल यही संख्याएं होती हैं, क्या और संख्याएं नहीं होती है ना। तो हमें देखना है कि हम देखते हैं कि नहीं, इनके बीच में तो कुछ दशमलव संख्याएं भी तो होती हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में यदि बात करें तो 1.2 इस तरीके की दशमलव संख्याएं भी होगी, है ना। और हमने एक क्वेश्चन ये भी करा था कि √3 को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित करा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपरिमेय संख्याएं और परिमेय दोनों संख्या रेखा पर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा कि ये क्या होता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को। तो इसका पहले वाले का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इसमें सब प्रकार की संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याओं में हमारी जो संख्या रेखा होती है उस पर हम शो कर सकते हैं और उन पर होती भी हैं वो। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या त्रिभुज की सर्वांग संख्याओं का नियम नहीं है। तो देखिए SAS हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर सर्वांग समता का जो नियम है वो नहीं है। तो हमें पता है कि SAS भी क्या होता है, सर्वांग समता का नियम होता है। और SSA ये जो है, ये वाला जो सर्वांग समता नियम है यहाँ पर ये नहीं होता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से सर्वांग समता के नियम नहीं होते हैं या होते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारा SAS एक सर्वांग समता का नियम होता है, एक जो है साइड 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 होता है, एक ASA होता है और एक होता है हमारा एंगल एंगल साइड। तो ये हमारे 4 नियम है। और एक RHS भी होता है, RHS। तो ये राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि एक 90 डिग्री का कोण, एक हम यहाँ पर कर्ण और एक साइड यदि आपस में दो त्रिभुजों की बराबर हो जाती हैं तो वो सर्वांग समता के नियम होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे ये इतने प्रकार के सर्वांग समता के नियम होते हैं। तो इनसे अलग इसमें कौन सा है, इसमें इनसे अलग है SSA। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो है ये सर्वांग समता का नियम नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, SSA। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यदि x+2 x² - kx+14 का गुणनखंड है तो k का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए इस तरीके का प्रश्न मैंने पिछली जो एक वर्कशीट आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाली थी उसमें बताया था कि यदि कोई एक जो है बहुपद किसी एक दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो तो हम क्या करते हैं, जो पहला वाला बहुपद होता है उसको हम 0 के बराबर लेकर चलते हैं और यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या आ जाएगा, -2। अब ये x का मान जो -2 आया है इसको हम यहाँ पर रख देंगे और उसको 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम x का मान -2 रखते हैं। तो x का बराबर जो मान है वो हमने -2 रखा, -2 का वर्ग माइनस के, यहाँ पर भी x है तो -2 + 14 और इजिकल टू हम इसको 0 के बराबर लेकर चलेंगे, क्योंकि ये क्या है, x+2 इसका क्या है, गुणनखंड है। तो अगर ये इसका गुणनखंड है तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, इसका शेषफल 0 आएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं कि जब हमने x का मान यहाँ पर -2 रखा तो इसको हम 0 के बराबर लेकर चल रहे हैं। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे और k का मान हम निकाल लेंगे। तो -2 का वर्ग क्या आ जाएगा, 4, माइनस माइनस हो गया प्लस का 2k + 14 बराबर 0। देखिए अब 2k और ये 14 और 4 जुड़कर हो गए 18। तो ये हो गया 2k + 18 = 0। तो 2k 18 इधर जाएगा, -18, तो k बराबर आ जाएगा -18 / 2। तो ये आ जाएगा, k की वैल्यू आ गई -9। और ये हमारा कौन सा उत्तर है, ए वाला। तो इसका उत्तर हो गया -9। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, दी गई आकृति में PM की लंबाई बतानी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे दो त्रिभुज यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही त्रिभुज क्या हैं आपस में ये
जो है समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। तो यदि हम त्रिभुज एल ओ पी की बात करें तो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, ये हमारी कर्ण हो गई, ये वाली भुजा, और ये क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। तो इस लंब की भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे तो क्या आएगी, वो आएगी, देखिए हमें ये वाला रिलेशन यहाँ पर याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमारे पास 5 है, 5 रख दिया, लंब जो है वो हमें निकालना है, आधार जो है वो हमारा 3 है, वो मैंने रख दिया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, लंब का ये मान तो हमें निकालना है, और आधार 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 25, 9 इधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लंब का स्क्वायर 25 में से 9 हो गया 16, लंब स्क्वायर, तो लंब का मान आ जाएगा वर्गमूल 16, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, तो लंब का मान क्या आ गया 4। तो अब LP हमें हमारा निकल गया है। तो अब हम यदि देखें हमें क्या बताना है, एक्चुअल में हमें बताना है PM, हमें ये वाला बताना है। तो आप देखेंगे कि यदि ये 5 है और ये जो दोनों त्रिभुज हैं LOP और POM, तो ये RHS साइड से ये क्या हैं, सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है, तो ये वाली भुजा ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी, ठीक है, और ये 5 है तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी इसके बराबर, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों का क्या होता है, सारी संगत जो भुजाएं और कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये LP अगर 4 है तो PM भी क्या हो जाएगा 4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4। देखिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी सतत बारंबारता वितरण में किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 15 है और निम्न वर्ग सीमा 13 है तो उच्चतम वर्ग सीमा हमें यहाँ पर बतानी है। तो उसके लिए केवल आपको क्या याद रखना है कि यदि कोई भी वर्ग अंतराल होता है, मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, कोई भी यदि वर्ग अंतराल होता है तो वर्ग चिन्ह का एक ही सूत्र याद आपको रखना है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह का मान दिया है, तो वर्ग चिन्ह का मान क्या दिया है 15, तो मैंने 15 रख दिया, और निम्न सीमा की हमें मान दिया हुआ है, निम्न सीमा क्या है 13, तो निम्न सीमा 13 है यहाँ पर, तो आप 13 रख दें, निम्न सीमा का मान 13 हो गया। और उच्च सीमा जो हमें निकालनी है वो हमें निकालनी है, तो उसे यही लिखा रहने दें, डिवाइड बाय 2। अब जब आप इसको हल करेंगे तो 2 इधर जाकर 15 में गुणा हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 30, 13 प्लस उच्च सीमा। तो देखिए अब जब 13 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो उच्च सीमा का मान क्या आ जाएगा, 13 में से 30 में से 13 गया तो बचेगा 17, तो यहाँ पर उच्च सीमा का मान क्या हो गया 17। अगला प्रश्न देखें, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा जब x बराबर -1 हो। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम पहले इस बहुपद को इस तरीके से लिख लेते हैं, हमें केवल x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान बताना है। तो इस प्रश्न को सभी बच्चे बहुत अच्छे से जो है कर देख लें, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो x का मान क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे -1, तो इस बहुपद का x बराबर -1 पर हम यहाँ पर मान निकाल लेंगे। तो देखिए -1 रख दिया है हम, तो क्या हो जाएगा 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं इसको, तो 5 में -1 की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया माइनस का 5 और -4, माइनस वर्ग का जो वर्ग होगा वो प्लस का 1 होगा और प्लस 3, तो -5 -4 हो गया -9 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 जब हल करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, क्योंकि 9 में से 3 गया 6 और बड़ी संख्या 9 है तो साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस का 6 उत्तर हो गया फर्स्ट वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में एंगल POR ये वाला एंगल और ROQ ये वाला एंगल ये हमें दिया है, तो हमें बताना है ये दोनों मिलकर कौन सा युग्म बना रहे हैं। तो आप देखें ये दोनों युग्म जो बने हुए हैं बिल्कुल एक सीधी रेखा पर बने हैं, और इन दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या है 1 है, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर रैखिक युग्म बना रहे हैं। और रैखिक युग्म को आपको ये भी याद रखना है कि यदि इन दोनों का कोण का जो योग है वो यदि आ जाता है, हमें कई बार क्वेश्चन में यूज भी करना होता है, वो दोनों का योग 180 होता है। रैखिक युग्म जो बनाते हैं उन कोणों का योग 180 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बहुपद PX बराबर 6x - 1/7 एक रैखिक बहुपद है। हमें अच्छे से पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर x की जो घात है वो क्या है 1,
तो जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद होता है। अब रैखिक बहुपद का सामान्य रूप देखिए, ये सामान्य रूप ax प्लस बी, तो ये सामान्य रूप बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसका। तो अब इसका हम मतलब समझ रहे हैं ना कि अभिकथन जो है और कारण जो है इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ए। यही क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, इसका केवल हमें सरलतम मान बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल वर्गमूल के अंदर की संख्याओं को हल करेंगे और आपस में जोड़ घटा कर देंगे। तो 5√3, इसके तो हम वर्गमूल को अंदर हल नहीं कर सकते, लेकिन देखिए 3√12, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 ऐसे मैं लिख सकता हूँ, +2। इसी तरीके से 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 3। तो अब देखिए, अब वर्गमूल से हम जो संख्या बाहर आ सकती है उसे बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पर 2 का एक पेयर बन गया, तो 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बच गया अंदर √3। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 5 जो है ये एक बाहर आ जाएगा, तो हम 5 बाहर ले लेते हैं और बच गया अंदर 3। तो अब देखिए और हल कर लेते हैं, 5√3 ये -6√3 प्लस 10√3। तो अब देखिए यहाँ पर ये 5√3 -6√3 और 10√3। तो पहले हम क्या करते थे, जो जोड़ने वाले उन्हें जोड़ लेते हैं। 10 और 5 हो गए 15√3 और ये माइनस का 6√3 है। अब 15 में से यदि 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9। तो 9√3 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। दो संपूरक कोण जिनका अनुपात जो है 2:7 के रूप में दिया हुआ है, हमें कोणों का मान बताना है। देखिए यहाँ पर हम पहले बात कर लें, जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण, उनका जो योग होता है वो होता है 90 डिग्री। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनका जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। इसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण जो होते हैं उन कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, संपूरक कोण का योग। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ करेंगे। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अनुपात दिया है तो हम लिख लेते हैं, माना पहला कोण 2x और दूसरा कोण 7x। अब हमें पता है कि जो पूरक कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। और ये आपको रीजन यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा साइड में कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 7 और 2 9, x बराबर 180 डिग्री और x का मान यहाँ से क्या आ गया, 20 डिग्री। 180 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 इधर आ जाएगा, तो x का मान आ गया 20 डिग्री। तो पहला कोण आप निकाल सकते हैं। अब देखिए पहला कोण हमने क्या माना था, 2x। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला कोण हो जाएगा 2 × 20 बराबर 40 डिग्री और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 7 × 20 बराबर 140 डिग्री। तो कौन कौन से आ गए, वो आ गए 40 तथा 140। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। सिद्ध कीजिए कि एक ही रेखा पर लंबवत दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसका मतलब यह है कि एक रेखा ये रही हमारी, और यदि इस पर दो रेखाएं लंबवत हैं एक दूसरे के, देखिए तो एक रेखा हमने यहाँ पर ले ली और यहाँ पर हमने दिखाया कि दो रेखाएं जो हैं इस पर क्या है, लंबवत हैं। ठीक है। तो अब हमें बताना है कि क्या ये जो रेखाएं हैं दोनों, ये आपस में सर्वांग सम जो क्या कहते हैं समांतर होंगी कि नहीं होंगी। तो देखें यहाँ पर ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री हैं। तो ये क्या होंगे, संगत कोण। और ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि यदि दो समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काटे और ये वाले जो कोण होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। ये वाले कोण हमारे संगत कोण होते हैं। तो संगत कोण है तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ये हम रीजन के साथ लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके का है कि x बराबर 4/3 जो है, यहाँ पर इसका एक शून्यक दिया हुआ है इस बहुपद का, तो आपको k का मान बताना है। तो k का मान बताने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 4/3 बहुपद में रखने पर, जब बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का मान जो होगा वो हम क्या लेके चलेंगे, 0, क्योंकि ये क्या है, इसका एक शून्यक। शून्यक क्या होता है, इसका एक सॉल्यूशन होता है जो इस इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 कर देगा बहुपद को। तो जो दिया हुआ बहुपद है, देखिए दिए गए बहुपद में क्या करेंगे हम,
x बराबर 4/3 रख देंगे और बहुपद का मान क्या कर देंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 4/3 इसका क्यूब माइनस 11 4/3 इसका स्क्वायर प्लस के 4/3 माइनस 20 बराबर, इसको हम 0 के बराबर लेकर चलेंगे। अब इस बहुपद को हम हल कर लेंगे। 6 4/3 के क्यूब का मतलब है कि 4 गुना 4 गुना 4 और नीचे 3 गुना 3 गुना 3। इसी तरीके से माइनस 11 4 गुना 4 और नीचे 3 गुना 3। इधर जो है इधर क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड में 3 माइनस 20 इजिकल टू 0। और देखिए इस 3 से ये 6 कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6। और तो कुछ इधर डिवाइड होगा नहीं, इधर देख लें कुछ डिवाइड हो रहा है, इधर भी कुछ डिवाइड नहीं होगा इस वाली टर्म में, ठीक है। और इस वाली टर्म में भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें भी कोई नहीं हो रहा। तो ऊपर क्या हो गया, इधर हो गया 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 दूनी 128। तो इधर तो हो गया 128 डिवाइड बाय 3 3 जा 9। इधर हो गया 4 चौक 16 और 16 की 11 में मल्टीप्लाई कर लें आप, देखिए क्या आएगा, 11 छिक्का 66 का 6 हासिल लग गया 6, 11 एकम 11, 11 और 6 17। ये हो गया 176 डिवाइड बाय 9 प्लस 4 के डिवाइड बाय 3 माइनस 20, इधर 1 है इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहाँ 9 9 3 1, तो पूरा हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 एलसीएम आ गया। इसके बाद देखिए 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 1 की 128 में गुणा हुई तो 128। ऐसे ही 9 से 9 को डिवाइड करा तो क्या आ गया 1, 1 से 176 को मल्टीप्लाई करा तो 176। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 12 के। 1 से 9 को डिवाइड करा 9, 9 की 20 में हो जाएगी तो 180 इजिकल टू 0। और ये 9 इधर जाएगा तो 0 के पास, तो ये 0 बन जाएगा। अब देखिए इधर कर लेते हैं इसको, तो यहाँ बच गया 128 माइनस 176 प्लस 12 के माइनस 180 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, पहले ही माइनस वाली टर्म्स जो हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 176 और 180 ऐड होके क्या आएगा, देखिए 6 8 और 7 5 15 5 1 और 1 2 3, तो 356 आ जाएगा। 176 और 180 को जोड़ेंगे तो 356 आएगा। और वो भी क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस है। और प्लस 12 के इजिकल टू 0। अब 356 में से 128 को हम घटा लेते हैं। तो देखिए 356 में से 128 को घटा लें तो 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया तो 8, इधर बच गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, तो कितना आ गया 228 और वो भी माइनस का, प्लस 12 के बराबर 0। अब देखिए हमें तो के का मान चाहिए, तो 228 को कहाँ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो 12 के बराबर प्लस का 228 और के का मान क्या आ जाएगा, 228 डिवाइड बाय 12। तो 12 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो के बराबर देखिए 12 से डिवाइड करेंगे, या आप सीधा 12 से ना करके पहले आप 2 से डिवाइड कर लें। देखिए 2 से करोगे तो क्या आएगा 114 और 2 से करा तो 6 आ गया, 114/6 बच गया। फिर 2 से कर लें, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, तो 57 के का मान क्या आया 57/3। अब देखिए 3 से डिवाइड कर लें, 3 एकम 3 और 3 निम 27, तो के का मान क्या आ गया हमारा यहाँ पर, के का मान आ गया 19। तो आप इसको खुद से एक बार ज़रूर करके देखिएगा, तभी आपको ये हल करना आएगा और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, यहाँ पर हमें दिया गया है कि a बराबर √2 + 1 है। तो a + 1/a का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम a का मान जो है √2 + 1 लेके चलेंगे और 1/a निकाल लेंगे। 1/a की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 + 1। अब देखिए इसका मान हम और सरलतम तरीके से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हर का परिमेयकरण करके। हर का परिमेयकरण क्या हो जाएगा, √2 - 1 और √2 - 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ऊपर तो हो गया √2 - 1 और नीचे देखिए ये a + b और a - b। तो a + b और a - b वाली जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a² - b²। तो नीचे क्या बन जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा।
तो ऊपर हो गया √2 - 1 और नीचे √2 का वर्ग हो गया 2 और -1 1 का वर्ग हो गया 1। तो √2 - 1 और नीचे आ गया 2 में से 1 गया 1। तो 1/a की वैल्यू क्या आ गई, √2 - 1। अब हमें मान निकालना है a + 1/a का। तो a का मान जो है वो √2 + 1 यहाँ पर रख दिया हमने, और 1/a की जो वैल्यू आ रही है √2 - 1 वो हमने यहाँ पर रख दी। जब ऐसा रखा तो देखिए -1 से +1 कैंसिल, √2 और √2 जुड़ के हो गया 2√2। तो इसका उत्तर क्या आ गया है, +1/a का 2√2। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। तो ये हर के परिमेयकरण से पहले हमने 1/a का मान निकाला और a का मान और 1/a का मान यहाँ पर रख के प्लस कर दिया, तो ये हमारा सरलतम रूप आ गया और इसका मान आ गया 2√2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया है XYZ बराबर 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो XYQ और प्रतिवर्ती QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं ज़रा, देखिए पहले इसका हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। पहले XYZ 64 डिग्री है, तो XYZ देखिए 64 डिग्री बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर तो 64 डिग्री लगभग इस तरीके का एंगल बनता है। तो ये हमने 64 डिग्री एंगल बना दिया और ये जो एंगल है हम इसको क्या ले लेंगे, XYZ। देखिए उसके बाद हमसे इन्होंने क्या कहा गया है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाइए। XY को बिंदु कहाँ तक बढ़ाना है, P तक बढ़ाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, बिंदु P तक बढ़ा लेते हैं। तो हम इसको बिंदु P ले लेते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि यदि किरण YQ कोई एक किरण YQ हमें लेनी है जो ZYP को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो हम क्या ले लेते हैं कि कोई एक किरण YQ ले लेते हैं जो क्या कर रही है, एंगल ZYP को क्या कर रही है, समद्विभाजित। यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है समद्विभाजित करती है। तो XYQ और प्रतिवर्ती XYP के मान हमें यहाँ पर बताने हैं। तो XYQ देखिए, XYQ कहाँ पर है, XYQ एक तो हमें ये वाला एंगल बताना है, XYQ हमें ये पूरा एंगल बताना है, ठीक है। और हमें और क्या बताना है, प्रतिवर्ती QYP, और हमें बचा हुआ ये शेष एंगल भी, ये भी बताना है। तो देखिए इसको बताने का बहुत सरलतम तरीका है कि हमें ये पता है कि ये जितने एंगल बन रहे हैं, मैं इस एंगल को ले लेता हूँ x, क्योंकि हमें पता है ये बराबर है और ये भी एंगल क्या है, बराबर है। तो इन तीनों एंगल का जो मान होगा वो 180 के बराबर होगा। इन तीनों एंगल का जो योग होगा, क्यों होगा, हमने पीछे अभी ये बात आपको बताई थी कि जो एक ही प्रारंभिक बिंदु से जो निकले हुए कोण होते हैं और एक सीधी रेखा बना रहे हो, तो वहाँ पर क्या बनता है, रैखिक युग्म बनता है। तो ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इनके जो कोणों का योग होगा वो 180 होगा। तो यहाँ से हम हल करके x का मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या आ जाएगा, देखिए 2x और 64 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -64। तो 180 में से 64 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और 116 डिग्री। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 116 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो x का मान आ गया 58। यानी ये वाला जो एंगल है, केवल इतना शेष एंगल, देखिए इतना, ये वाला जो एंगल है ये क्या आ गया आपका 58 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 58 डिग्री। तो एक तो ये वाला एंगल हमें पता चल गया QYP क्या है 58 डिग्री, और XYQ हमें निकालना है। XYQ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल। तो यदि 64 डिग्री में हम क्या करते हैं, 58 में 64 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारा, QYP हमारा आ जाएगा XYQ आ जाएगा, XYQ। तो QYP तो हमारा 58 डिग्री आ ही गया है। तो इसे निकालने के लिए 58 डिग्री में 64 डिग्री हमें जोड़ देना है। तो 8 और 4 12 का 2 में से लगाए, 6 5 11 12 2, तो 122 डिग्री ये आ गया हमारा, और 64 डिग्री ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, देखिए 58 और 64 ये दोनों जोड़ देने हैं हमें यहाँ पर। 58 64 जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, 122, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए। तो आप इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने केवल आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो आप इसको खुद से ठीक करके सॉल्व करके देखिएगा। देखिए लिखने का वही तरीका होता है, पहले हम लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, फिर उस तरीके से हम इसको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आप सभी एक बार देखें कि क्या इसमें हमें ज्ञात करना है
कि 2 की घात 38 प्लस 2 की घात 37, 2 की घात 36 है और इसको डिवाइड करें 2 की घात 39। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ऊपर जो भी लीस्ट सबसे कम से कम, जो सबसे अधिक से अधिक जो 2 की घात है वो जो कॉमन आ रही है वो हम ले लेते हैं। देखिए अधिक से अधिक 2 की घात कौन सी कॉमन आ रही है, देखिए 2 की घात 36 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो 2 की घात 36 ऊपर कॉमन आ जाएगा। तो 2 की घात 38 में से 2 की घात 36 निकलेंगे तो क्या बचेगा, 2 की घात 2 बचेगा। 2 की घात 37 में से 2 की घात 36 निकल गए तो 2 की घात 1 बचा और यहाँ 1 बच गया, तो डिवाइड बाय। नीचे देखें, नीचे 2 की घात 37 ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 2 की घात 39 में से 37 निकल गए तो क्या बच गया 2, फिर 38 में से 37 निकल गए तो बच गया 1, और 2 की घात 37 में से पूरा निकल गया तो बच गया केवल 1। देखिए 2 की घात 37 से 2 की घात 36 इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या होती हैं, घातें घट जाती हैं, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 की घात केवल 1 बचेगा, ऊपर नहीं बचेगा, नीचे बचेगा। ये इसको थोड़ा करेक्शन कर लें, क्योंकि 2 की घात 36 नीचे जो है वो ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर पहले वो हल कर ले, 2 की घात 2 हो जाएगा 4, 2 की घात 1 2 प्लस 1, और नीचे 2 की घात 36 से 2 की घात 37 जब ये डिवाइड होगी नीचे क्या बच जाएगा, 2 की घात 1, और नीचे क्या रह गया, देखिए 2 की घात 2 4, 2 की घात 1 2 प्लस 1, तो इससे तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया और नीचे बच गया 1/2। तो हल करने के बाद इसका पूरा हल क्या आ गया, 1/2। तो ये जो क्वेश्चन है ये घातांक के नियमों से किया गया है, तो आप इसको जो है एक बार खुद से भी करके देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हमारा अलजेब्रिक जो बीजीय हमारी सर्वसमीकाएँ हैं उन पर आधारित क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको बीजीय सर्वसमीकाएँ जो हैं वो आपको आनी चाहिए। तो एक बार आपको बीजीय सर्वसमीकाएँ जो हमने पढ़ी हैं बहुपद वाले चैप्टर में वो आपको दिखा देते हैं, आप उनको नोट करिएगा, उनको याद रखिएगा और उनको कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं उस तरीके के क्वेश्चन भी ज़रूर करके देखिएगा। देखिए ये हमारी बीजीय सर्वसमीकाएँ हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। तो ये सब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अभी सबसे पहले हम बात करते हैं ये लास्ट वाली की, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी देखा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए यहाँ पर तो देखें ये नौवीं जो आइडेंटिटी है इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो a³ + b³ + c³ - 3abc = हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर इस आइडेंटिटी को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन है हम उसको समझते हैं। देखिए ये वाली आइडेंटिटी जो है इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि xy + z बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 0, ये हमें 0 दिया हुआ है। तो यदि ये 0 होगा तो जब हम इसको आइडेंटिटी को देखेंगे तो ये 0 है, तो ये वाली पूरी टर्म इधर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 3xyz जब उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो x³ y³ z³ क्या हो जाएगा 3xyz। तो डिवाइडिंग बाय, अब देखिए अब इस जो आइडेंटिटी है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखें xyz बराबर 0 है, तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो आइडेंटिटी है ये हमारी इस तरीके से आ गई। अब हम क्या करेंगे, xyz ये वाला जो xyz है इसको, इस वाले xyz को हम क्या करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, या फिर दोनों बोथ साइड क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया xyz से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करा तो ये xyz से इधर वाला तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा xyz और एक x³ है तो उससे नीचे वाला x कैंसिल, y³ है तो y वाला y कैंसिल। तो सॉल्व करने के बाद देखिए ये हमारा ये टर्म बच गई। अब इसके बाद ये जो x + y + z बराबर 0 है हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या निकाल ली, y + z को उधर ले गए तो माइनस का y + z आ गया। फिर ऐसी y की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू निकाल ली। फिर ये जो x y z की वैल्यू जो आई हैं ये हम क्या कर देंगे, इसको इधर पुट कर देंगे। देखिए ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम इक्वेशन 1 बना दो। इस इक्वेशन 1 में यदि आप ये x y z ये वाली जो वैल्यू यदि आप ये रख दोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ इस x के जगह पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने -y + z रख दिया। ऐसी y की जगह पे क्या रख दिया, z + x रख दिया। ऐसे यहाँ z की जगह पर क्या रख दिया हमने, माइनस का x + y रख दिया। रखने के बाद देखिए इसको जब हमने हल करा तो माइनस का जो स्क्वायर है वो तो प्लस बन गया
और नीचे बच गया ये, और इजिकल टू में 3, और यही हमें चाहिए था, इसी का मान हमें चाहिए था। तो इसका वैल्यू क्या आ गई 3, तो हमारा इसका आंसर 3 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी और मध्य ए एम पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू आर और मध्य पी एन के समान है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी एम जो है वो पी क्यू एन के सर्वांग सम है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मैंने देखिए यहाँ पर आपके लिए ये दोनों त्रिभुज बना दिए हैं, जहाँ पर हमें जो ये वाली भुजा है ए बी भुजा जो है वो पी क्यू के बराबर है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी एक लाइन जो कट हो रही है वो दूसरी एक लाइन वाली कट के बराबर है, और ये वाली भुजा मध्यिका के बराबर है। तो हमें यहाँ पर ए बी एम, देखिए ए बी एम कहाँ है, ये रहा, ये ए बी एम, ये वाला त्रिभुज पी क्यू एन कहाँ है, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों बताने ये सर्वांग सम है या नहीं। तो आप यदि देखेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों की जो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी एम, इसमें देखिए ए बी जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के, और बी एम बराबर है क्यू एन के, और ए एम बराबर है पी एन के, ए एम बराबर है पी एन के। तो यहाँ पर बाय एस 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 या भुजा 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 द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो कौन सी कंडीशन से ये यहाँ पर सर्वांग सम होंगे, साइड से। और अभी हम पीछे आपको बता भी चुके थे कि जो सर्वांग समता के नियम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण, और एक हमारा होता है एस एस आर एच एस। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे सर्वांग समता के क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो ये हम भुजा 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 से एक भुजा 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 वाला भी यहाँ पर ऐड कर लें, तो भुजा 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 जो प्रॉपर्टी है उससे ये दोनों सर्वांग सम। अब दूसरा फिर हमें बताना है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों सर्वांग सम है। तो बड़ा वाला त्रिभुज देखें, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, इसे देखें, इस वाले त्रिभुज को पी क्यू आर के हमें बराबर बताना है। तो देखें ज़रा इसमें क्या होगा, देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हमें इसमें एक चीज़ और अपने आप से मान लेनी है कि ये जो बी कोण है ये क्यू कोण के बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ये क्यों होगा भाई, ये इसलिए होगा क्योंकि संगत भुजाएं, अब क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनकी संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो एक ये बी बराबर क्यू भी हो जाएगा। अब देखिए अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलना है ना, तो ए बी बराबर पी क्यू के बराबर है ही, ये तो हमें दिया ही हुआ है, और बी क्यू के बराबर हमने मान ही लिया है ये, ठीक है। इसी तरह से और देखिए तीसरी भुजा जो है ये बी सी बराबर क्यू आर, ये भी होगी, बी सी बराबर क्यू आर ये भी होगी। अब भाई ये क्यों होगी, ये इसलिए होगी क्योंकि ये जो है इसके मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या करती है, दोनों भुजाओं को बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो अगर ये भुजा ये इस भाग के पार्ट के बराबर है तो ये बचा हुआ भुजा इस भाग के पार्ट के बराबर है। तो यहाँ पर देखें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ पर लग गई ये साइड एंगल साइड। तो एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये सर्वांग समता के नियम है, ये आपको इसी तरीके से यूज़ करने हैं क्वेश्चन में। तो अब देखें अगला क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसको किस तरीके से आप करेंगे, इसमें आपको देखिए दो त्रिभुज बने हुए दिए हैं और इनमें हमें पढ़कर इसका उत्तर देना है। तो ये जो लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमें बताना है कि ए बी सी जो है पी क्यू आर के सर्वांग सम है, ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग सम। देखिए ए बी सी, देखिए ए बी भुजा जो है वो किसके बराबर है, ए बी भुजा 8 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है वो भी 8 सेंटीमीटर, तो पी क्यू मैंने लिख दिया, ठीक है 8, ये भी 8 इसके बराबर है। फिर इसके बाद देखिए कि जो ये पी क्यू भुजा है वो हमने ए बी के बराबर ले लिया। फिर देखिए ये जो बी सी भुजा है, बी सी ये 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर पी आर जो है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हमें करेक्शन करना है, हम इसको क्या लिख देते हैं, यहाँ पर क्यू पी लिख देते हैं, क्यू पी। और पी आर जो है वो किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बी सी के बराबर, देखिए बी सी और पी आर ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैंने बी सी के साथ क्या लिखा, क्यू आर को, तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना है पहले। फिर इसके बाद देखिए अब ये जो क्यू आर है, क्यू आर देखें, क्यू आर 10 सेंटीमीटर है, और ए सी देखें ये भी 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बन गया। तो अब इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। देखिए अब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं,
तो साइड 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 से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि ABC की परिधि पर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाई जाए तो बाड़ लगाने में कितना खर्चा आएगा। तो बाड़ लगाने में क्या खर्चा आएगा कि देखिए आपको तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम क्या करना है, पहले परिधि निकाल लेनी है। तीनों भुजाओं का योग कर देंगे और जो भी उसकी परिधि आ रही है उसमें क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो हमारा कुल खर्चा आ जाएगा। अब परिमाप क्या आएगा, देखिए 10 + 8 + 6, 10 8 18 और 6 24, 24 में 5 से गुणा कर दें तो जो भी इसका उत्तर आ जाएगा वो हमारा इतने रुपये प्रति मीटर का खर्चा हमारा आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3, यदि फूलों की क्यारी ABC में एंगल A जो है वो 30 डिग्री है और एंगल C 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो अभी हमें बताना है P का मान बताना है। तो P का मान कैसे बताएंगे, उसके लिए पहले आपको क्या करना है, एंगल B फाइंड करना है। एंगल B फाइंड कर लेते हैं। एंगल B देखिए, एंगल B कैसे निकलेगा, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। अगर ये 60 है तो ये 90 हो जाएगा। और देखिए B एंगल जो है वो किसके बराबर है, B एंगल जो है वो B बीच में आ रहा है ना, और ये P भी बीच में आ रहा है, तो एंगल B जो है वो P के बराबर है, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, P भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से देखें, यहाँ पर हमसे पूछा गया है अब कि फूलों की क्यारी में PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री है और कोण Q बराबर 70 डिग्री है। Q बराबर जो है वो 70 डिग्री है, तो हमें R का मान बताना है। देखिए R जो है वो किसके बराबर है, R जो है वो C के बराबर है, और C का मान हमने क्या निकाला था, 60 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से सर्वांग समता का नियम जो है वो बेहद ज़रूरी है आपको समझना, कि किस तरीके से त्रिभुजों को आपस में लिखा जाए, उनके कोण लिखे जाएँ, उनकी भुजा लिखे जाएँ, तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आप एक बार खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिएगा, तभी आपको ये करने आएंगे, तभी आप इनको अपने एनुअल एग्ज़ाम में यदि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाएंगे।